Welcome to Finance Game, and this is Financial Market Update. Today we are going to cover three topics. First, household income survey which is going to commence from February 2026. Second, खरीफ क्रॉप के बारे में है जो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है और वो एक बेटर मानसून के कारण हो सकता है. IPOs के बारे में बात करेंगे. रिसेंट बीच में IPOs काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गए थे और अभी वापस IPOs ट्रैक पे आ रहे हैं, जबकि अनसर्टेनिटी अभी भी मार्केट में बनी हुई है, तो उसके बारे में देखेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक. तो इंडिया अपना पहला हाउस होल्ड इनकम सर्वे लॉन्च कर रहा है फरवरी 2026 में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि अभी तक हम लोग जितना भी हमारे पास डेटा है जो भी है वो सारा कंज्यूमर बेस्ड है, कंजम्पशन बेस्ड है. तो उसके बेसिस पे सारे डिसीजंस लिए जाते थे कि क्या पॉलिसीज बनेंगे, क्या स्कीम्स होंगे. तो ये सर्वे कैसे इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट, एवरेज इनकम पता चलेगा रूरल हाउस होल्ड में और अर्बन हाउस होल्ड में. फिर इनकम डिस्पैरिटी है उसका एक क्लियर पिक्चर बन पाएगा और उसको बैलेंस करने का नए नए पॉलिसीज बन पाएंगे. थर्ड, लॉन्ग टर्म में लोगों के बीच ये डिस्कशन स्टार्ट होगा कि जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है उस पर कैसे काम किया जा सकता है, कैसे उसको बेटर किया जा सकता है. और ये काफ़ी बड़ा स्टेप होगा क्योंकि अभी तक जितना भी चीज़ किया जा रहा था वो सब कुछ कंजम्पशन बेस पे किया जा रहा था. तो अगर कंजम्पशन बेस और हाउस होल्ड इनकम दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो इस डेटा का काफ़ी अच्छा यूज़ किया जा सकता है काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में. करंट सिनेरियो में इंडिया का जो इनकम स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि एक फैमिलीज में सिंगल अर्निंग नहीं होता या फिर एक पर्सन सिंगल अर्निंग नहीं करता, मल्टीपल बिजनेस और मल्टीपल जॉब्स में होता है. रेंट, फार्मिंग, इन्वेस्टमेंट और जो एक रेगुलर जॉब होता है वो भी. वही चीज़ कई जगह अर्बन में इन्वेस्टमेंट्स होते हैं और डिफरेंट तरह के इनकम्स होते हैं, लैंड इनकम, रेंट इनकम, काफ़ी तरह के इनकम्स हैं. अगर एक्सपर्ट्स की माने तो इंडिया में जो रूरल एरिया है वहाँ पे लोग 3 से ज़्यादा जॉब्स कर रहे हैं, नॉट कॉर्पोरेट जॉब, ऑल काइंड्स ऑफ जॉब. तो वो 3 से ज़्यादा कर रहे हैं और अर्बन एरिया में ये 2 के बराबर है. हर आदमी 2 जॉब कम से कम कर रहा होता है, डायरेक्ट जॉब और एक इनडायरेक्ट जॉब. और ये पहला बार नहीं जब इनकम सर्वे करने का कोशिश किया गया, इससे पहले भी 3-4 बार कोशिश किया गया पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि बहुत बार डेटा रिलीज ही नहीं किया गया और कुछ बार डेटा इतना पुअर था, इतना स्मॉल जो डोमेन था वो काफ़ी छोटा था, इसके कारण उस डेटा का कुछ खास यूज नहीं हो पाया. इवन 2003 में जब फार्मर सर्वे हुआ था तो वो भी काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर हाउस होल्ड तक ही रेस्ट्रिक्टेड था. उससे ये हुआ कि वो शॉर्ट टर्म में बेनिफिशियल था पर लॉन्ग टर्म में उसका कुछ खास यूसेज नहीं हो पाया. तो इस सर्वे का इम्पैक्ट क्या होगा? इस सर्वे का इम्पैक्ट होगा कि हम लोग सब्सिडी को उस जगह दे पाएंगे जहां वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो ज़्यादा डेटा के साथ मोर एक्यूरेटली और बेटर बन पाएंगे. तीसरा चीज़ है कि जो डिस्पैरिटी है उस पर काम किया जा सकता है, इनकम डिस्पैरिटी पे काम किया जा सकता है. और चौथा है कि लॉन्ग टर्म में लोगों के बीच ये डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा. अगर इतना ज़्यादा इनकम डिस्पैरिटी रहा तो बेसिक मिनिमम इनकम का एक डिस्कशन बहुत ज़रूरी है पब्लिक के बीच. वो कितना ज़्यादा पॉसिबल है क्योंकि पॉपुलेशन इंडिया का बहुत ज़्यादा है और बहुत सारी चीज़ें, जब तक डिस्कशंस नहीं होगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा. सो अंडरस्टैंड दिस. इन अ वर्ल्ड ऑफ ग्रोइंग इनइक्वालिटी एंड राइजिंग इन्फ्लेशन, नोइंग हु अर्न्स हाउ मच and where can transform how we approach poverty, economic growth and policy execution. And as the India's financial system evolves, data-led policy is no longer luxury but it's a necessity. तो ये सर्वे कितना सक्सेसफुल हो जाएगा ये इस पर डिपेंड करेगा कि लोग कितना ज़्यादा इसको ट्रस्ट कर पा रहे हैं और ये डेटा कितना ट्रस्टवर्दी है. इसका जो डोमेन साइज है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होना चाहिए. एटलीस्ट 70, 80, 95% तक लोगों को अगर कर पाए तो वो बहुत अच्छा डेटा होगा. सो सेकेंड टॉपिक इज अबाउट खरीफ क्रॉप्स. खरीफ सोइंग अप 10% टिल 20th एज साउथ वेस्ट मानसून गैदर स्पेस. सो मानसून का यहाँ काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है और ये चीज़ मानसून मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालती है, बहुत बार डायरेक्टली और काफ़ी बार इनडायरेक्टली भी. कितने % चेंजेस दिखे गए हैं क्रॉप उगाने में उस पर देखते हैं. तो उड़द का जहाँ तक बात करें वहाँ 116% का चेंज है, मूंग में 69% का है, पैडी 59%, पल्सेस में 42% का चेंज है, कोर्स सेल्स में 22% का है, मेज में 19% का और कॉटन में 7.2% का. कुछ गिने चुने क्रॉप्स हैं जिनमें ये नीचे भी जा रहा है, जैसे कि ऑयल सीड्स में 2% के आसपास, सोयाबीन 3%, अरहर 7.7% और ग्राउंडनट 10.5%. ओवरऑल जो है ग्रोथ 10% का देखा जा रहा है और ये डेटा 20 जून का है. तो अभी काफ़ी टाइम बाकी है, मानसून एंटर कर चुका है, मानसून अपने पेस पे है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा. और जब भी मानसून बेटर होता है, क्रॉप्स बेटर होते हैं तो मार्केट बेटर परफॉर्म करता है. काफ़ी ज़्यादा अभी अनसर्टेनिटी है जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कारण, तो अभी अगर जितना ज़्यादा प्लस पॉइंट्स इंडिया को मिल पाए उतना ज़्यादा बेटर है. अगर तीसरे टॉपिक की बात करें तो रिसेंटली
जो पॉलिटिकल सिनारियो जो उनके कारण आईपीओज ऑलमोस्ट बंद हो गए थे, पूरा स्लो डाउन हो गया था। एक वीक ऐसा था जहाँ एक भी आईपीओ नहीं था। वापस आईपीओ जाना शुरू हुए, जिसमें अरिस इंफ्रा है, ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स है, एलन बेरी इंडस्ट्रीज़ हैं, कल्पतरू है, संभव स्टील है और एचडीबी फाइनेंसिस है। तो काफ़ी जो नीचे ये जो आईपीओज हैं वो बहुत छोटे छोटे आईपीओज हैं, 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, 1200, 1500 करोड़ तक के होंगे। एचडीबी फाइनेंस के बारे में देखेंगे क्योंकि इसका आईपीओ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और पब्लिक के बीच इसका एक इंटरेस्ट दिख रहा होगा। इसके बारे में कुछ न्यूज़ हैं जो इम्पॉर्टेंट है, यूट्यूबर्स को मैंने देखा अपलोड करते हुए, मैंने उसे कवर नहीं किया, तो वो चीज़ चेक कर लेना क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये बुक बिल्डिंग आईपीओ है 12,500 करोड़ का। अगर इसके डेट्स के बारे में बात करें, ओपन डेट 25 तारीख को है और क्लोज डेट 27 तारीख को है। इसका लिस्टिंग जो है वो 2 जुलाई का होगा, एक दिन पहले अलॉटमेंट हो जाता है। अगर इसके डिवीज़न का बात करें कि कितना किसका रिजर्व किया हुआ है, तो क्यूआईबी के लिए 45% है, एचएनआई के लिए 14% है, रिटेल्स के लिए 32% है और एम्प्लॉयज़ के लिए 0.16% है। अगर इसके कुछ ऊपर इसके और भी डिटेल्स हैं, अगर जो भी सब्सक्राइब करने जा रहा है, जो भी अप्लाई करने जा रहा है, ये ज़रूर देख ले क्योंकि ये अलग अलग डिवीज़न के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। फाइनेंशियल्स में जाएँ तो इसके एसेट्स में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, रेवेन्यू में ग्रोथ है, पैट में थोड़ा सा वीकनेस आया है। 2023 में अच्छा था, 2024 में काफ़ी बेटर हुआ, लेकिन फिर अभी 2025 में थोड़ा सा नीचे गया है। जहाँ तक कि एबिटा का बात है, एबिटा इंक्रीज हो रहा है, नेटवर्थ इंक्रीज हुआ है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें तो आरओई 15% से ऊपर है। अगर डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो 5.85 है, फाइनेंस कंपनी है, डेप्ट होगा ही। प्राइस टू बुक की बात करें 3.72 है। ईपीएस प्री आईपीओ 27 है, पोस्ट आईपीओ 26 के आसपास होगा। पी अभी 27 है, पोस्ट आईपीओ 28 के आसपास हो जाएगा। करंट में टोटल सब्सक्रिप्शन जो है वो 40%, 0.4x के आसपास हो चुका है। एम्प्लॉयज़ अच्छा खासा हो चुका है। एनआईएम में वैल्यू है। रिटेल भी ठीक ठाक ही है। कल और परसों 2 दिन ही बचा है, तो अच्छा खासा अपग्रेड ऊपर जा सकता है। फुल सब्सक्रिप्शन तो इजीली हो जाएगा, बाकी कहाँ तक जाएगा वो देखने वाला है और लास्ट डेट पे पता चलेगा कि कितना ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं लोग। दैट्स ऑल, वी विल मीट सून। Do let us know what you think about these topics in the comment section and also suggest what topics we can cover. Don't forget to like, share and subscribe. This is Finance Game. Play better games.